खालिद परवेज़ साहब, हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने एक सफ़ेद पोश तबके के बच्चों की तालीम के लिए उनके जो मसले, एक ज़ालमाना सेल्स टैक्स लगा था, उस पे आपने अपनी मार्केट में बड़ी कामयाब हड़ताल की है। हम आपको मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया जनाब। दरअसल गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी सेल टैक्स लगा नहीं पेंसिल रबड़ शार्पनर पर। क्या ये तो जमीन पर बैठे हुए जो लोग हैं उनके लिए है, और उनको ये अभी आप रिलीज नहीं दे सकते तो रियासत का क्या है। अब देख लें आप कि पूरी दुनिया में कहीं भी एजुकेशन पर सेल टैक्स नहीं है, और ये पाकिस्तान वाइड मुल्क है, ये यहाँ उन्होंने सेल टैक्स लगा दिया, जबकि सारे फाइलर हैं, टैक्स दे रहे हैं, वो ले उनसे आप टैक्स। इस तरह के जो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया और पूरी ट्रेड बर्बाद हो गई है। कोई कस्टमर नजर नहीं आ रहा, लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका है काम। ये कहाँ लेकर जा रहे हैं। वैसे तो हुकूमत एजुकेशन पर बड़ा काम कर रही है कि लैपटॉप दे रही है, इस तरह के काम कर रही है। अभी प्रोग्राम बनाया कि बच्चों को दूध पिलाया जाएगा स्कूलों में। देखिए ना, बच्चों को दूध तो पिला रहे हैं और उनको लिखने पढ़ने के लिए तो पेंसिल तो दे रहे हैं। आप पहले उनसे पेंसिल कलम छीन लेते हैं वो उनसे सेल्स वो। टैक्स। देखिए ना, ये गरीब आदमी के लिए, दूसरे लफ्जों में गरीब आदमी के लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं एजुकेशन के। इससे भाई जो बच्चा बस्ते में किताबें नहीं डालेगा, तैयार डालेगा इसमें, और ये जराइम की तरफ लेके जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की उम्र है, इनको पढ़ने दे आप जी। ये वाकई हमारे साथ इरशाद साहब बैठे हुए हैं और हम इनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। इरशाद साहब, अब देखें, एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि हमने बच्चों को तालीम देनी है और उनके लिए कि जी जैसे खालिद साहब कह रहे हैं लैपटॉप है, दूध पिलाने का, आफ्टरनून स्कूल शुरू कर रहे हैं, उसके लिए अरबों रुपया रखा। दूसरी तरफ उन स्टेशनरी का सामान और दूसरी चीज़ें इतनी महंगी कर रहे हैं कि आम आदमी जो पहले ही पिसा हुआ है तो वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। शुक्रिया समानी साहब। समानी साहब, दो चीज़ें हैं। एक तरफ तो आपके वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने वो 2.5 करोड़ बच्चे जो पूरे पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर हैं, उन्हें स्कूलों में लाने के लिए तालीमी एमरजेंसी लगाई हुई है। दूसरी तरफ आप स्टेशनरी को 5th शेड्यूल से निकाल रहे हैं और उस पर 14% सेल्स टैक्स आयद कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक तरफ आप फ़रोग़ तालीम के नारे लगा रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों से पेंसिल, रबड़, दवात, कापी छीन रहे हैं। और आप पंजाब हुकूमत की तरफ आएँ तो पंजाब में बच्चों से दरसी कुतब छीनी जा रही हैं। सपोज़ आपके पास सरकारी स्कूलों में आपके 52,000 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें इस वक्त 1.5 करोड़ के करीब पहली से 10वीं जमात के बच्चे हैं। आपने उनकी दरसी कुतब पर 50% कट लगा दिया है, कम कर दी है। इस साल जो किताबें छापी गई हैं वो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 50% कम है। यानी आप लैपटॉप भी देना चाह रहे हैं, आप दूध भी देना चाह रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ने के मौके नहीं देना चाह रहे हैं। और शाम की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं स्कूल। शाम की क्लासेस भी, ये तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम जारी है। चलें, वो ये बात ज़रा फैल रही, हम स्टेशनरी पर रहते हैं। खालिद साहब, आपके गवर्नमेंट से क्या मुतालबात हैं आपके? देखिए, हमारे मुतालबात हैं कि ये पेंसिल रबड़ शार्पनर पर फौरी टैक्स खत्म किया जाए। ये इस काबिल नहीं है लोग, इनकी कैपेसिटी नहीं है कि एक कंप्यूटर के लिए भी बंदा रखें, कैलकुलेशन के लिए एक बंदा रखें, एक वकील हायर करें। ये बोर्ड नहीं, अपनी दुकान का बिजली का बिल दे नहीं सकते। वो खाते कैसे बनाएगा? ये तो आम छोटे दुकानदार हैं, उनकी ये तो मौत पाके हो रही है। और फिर उसका असरात जो है जमीन पर बैठा हुआ जो गरीब आदमी है, सारे असरात उसी के पर पड़ने हैं। देखिए, कोई भी टैक्स लगेगा, पेंसिल पे लगेगा, रबड़ शार्पनर पे लगेगा, वो उसी बच्चे ने देना जो जमीन पर बैठा हुआ। तो खालिद साहब, आपको के गवर्नमेंट के किसी नुमाइंदे या किसी
ने आपसे कोई रब्ता किया आपके मुतालबात के सिलसिले में? हमारी चेयरमैन CBR से मुलाकात हुई है, हमारी मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई, वज़ीर मुमलिकत से भी बात हुई। हम वहां गए, हमें बुलाया गया था इस्लामाबाद, लेकिन उन्होंने कहा जी वर्ल्ड बैंक हमारी मजबूरी है, हम उनके जो मुतालबात है वो पूरे कर रहे हैं। तो इसके लिए और बहुत सारी चीजें हैं, इससे क्या इकट्ठा होगा आपको पेंसिल रबड़ शॉर्पनर से? वो कितना टैक्स इकट्ठा सर, जितना इनसे इकट्ठा करेंगे ना उससे ज़्यादा तो इन्होंने GOR के डिफेंस फेज 9 में घर बना लिए हैं अफसरशाही के लिए। 32 करोड़ रुपए का GOR जो ऑफिस मेस है, जो पहले ही एक 5 स्टार लेवल के है, उस पे 32 करोड़ लगा के उसको 7 स्टार बना रहे हैं। वजीर आला का घर पहले ही मौजूद है, 7 क्लब, एक नेक्सी बन रही है 25 करोड़ रुपए में। अब नहीं, सारी बातें अपनी जगह पर, हम नहीं कहते, हम उनके काम मुदाखलत नहीं कर रहे, लेकिन गरीब आदमी को इतना तो हक दें आप ताकि वो अपना हक इस्तेमाल करे, उसके पर पाबंदियां ना लगाए। ये इंतहाई ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि इसको किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। तो आपने आपकी स्ट्राइक है, तो अब आपका अगला लाहेमल क्या है? अगर उन्होंने हमारा अगला लाहेमल जो होगा वो इस जगह पर नहीं है, हम अपने दोस्तों से मुशावरत जारी रखे हुए हैं। हम इसके फौरन बाद जो है हम इसको मुल्की लेवल पर तमाम ट्रेड के लिए, क्योंकि देखे ना फिक्स टैक्स का मसला सारे पूरी पाकिस्तानी कौम पर है, जी जी। और बिजली का बिल उस पर टैक्स सारी कौम पर है। टैक्सों से तंग आ चुके हैं जो टैक्स दे रहे हैं ऑलरेडी। ये तमाम पूरे पाकिस्तान का मसला है। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही हैं, हर चीज तूफान आया हुआ है, लोग तंग पड़ चुके हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम पूरे पाकिस्तान के ताजरों की इस वक्त ख्वाहिश है कि ऐसे कारोबार से हम बेहतर है कि अपने कारोबार बंद कर दें, ये हड़ताल करें, यानी कि आप शटर डाउन की हड़ताल करें, यानी कि शटर डाउन की ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। जी, शटर डाउन के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आइंदा का लाएअमल पूरे मुल्क में शटर डाउन होगा, सिर्फ एक मार्केट बंद नहीं होगी, सारा मुल्क बंद होगा इंशाल्लाह। खालिद साहब, जब उन्होंने आपको कहा था कि जी ये वर्ल्ड बैंक की मजबूरी है, IMF की मजबूरी है, उन्होंने कहा हुआ है, तो आपने उनको याद नहीं दिलाया कि उन्होंने वर्ल्ड बैंक ने ये भी कहा हुआ है, IMF सारा कुछ उनको बताया, उन्होंने सारा कुछ उनको बताया, उन्होंने इस बात को एग्री भी किया और हमसे कमिटमेंट की है कि हम आइंदा इजलास में इसको रखेंगे उनके आगे, आपकी जो गुजारिशात है इस पर नजरसानी करेंगे। जहां आ जाता है वहां इंतजार नहीं किया जाता ना। हम ये कह रहे हैं कि जनाब हमें कुछ दे के भेजें, कुछ बताएं आप हमें। तो कहने लगे जी हम आपकी बात सुन ली है, जायज है, हम इसको करेंगे। यहाँ तक तो बात बनी, लेकिन आगे अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने। हड़ताल भी की हमने, ये तो वार्निंग हमने दी थी कि हम हड़ताल करेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन अभी वापस नहीं लिया। वो अल्लाह की रहमत से कामयाब हड़ताल हुई है। अब इसके बाद कुछ ना हुआ तो फिर हम पूरे इसको मुल्की लेवल पर लेके जाए। अच्छा खालिद साहब, ये बताएं कि ये जो सेल्स टैक्स रिटर्न है ये होलसेलर फाइल करेगा या जो रिटेलर है जो आम दूसरी मार्केट? ये बेसिकली जो पेंसिल बेचने वाला है ना जी, ये रिटेलर पर टैक्स लगाया है उन्होंने, उससे ऊपर होलसेलर पर भी लगाया है, इंडस्ट्री पर भी लगाया है। ये देखे ना, 4 जगह पर एक पेंसिल पे टैक्स लोगे तो पेंसिल तो 200 रुपए की बन जाएगी, इसका कौन जिम्मेदार है? ये तो बच्चे की पहुंच से बाहर हो जाएगा। रोजाना एक पेंसिल चाहिए होती है, इसका मतलब है 60,000 रुपया महीना तो उसको सिर्फ पेंसिल के लिए चाहिए। तो ये आम आदमी जिसकी इनकम ही इतनी 60,000 नहीं है, तो वो सिर्फ बच्चे को 60,000 की पेंसिलें कहाँ से ला के देगा? देखो, उसने किताब भी लेनी है, उसने कॉपी भी लेनी है, उसने हर चीज लेनी है। पेंसिल रबड़ शार्पनर नहीं खाली लेना, वो सारी तालीमी, तो फिर तन पे कपड़ा नहीं पहन सकता, वो रोटी कहाँ से खाएगा? गरीब आदमी कितने लोग हैं जो 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं? बहुत कम। यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं जो 15-20 हजार रुपया कमाते हैं। जी जी, और वो तो उनके लिए मसाइल पैदा होंगे। ये
और मिसाइल अगर होंगे तो फिर एक बेयकीनी सी सूरत हाल पैदा होगी, और इससे तो खालिद साहब ये यानी कि जो एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। जो ये छोटे रिटेलर हैं वो भी इसका मतलब सेल्स टैक्स रिटर्न भरेंगे? जी, उसका भी भरेंगे। वो भरेंगे क्या, वो दुकानों की चाबियां दे देंगे, वो दुकानों की चाबियां देने के लिए तैयार है। उन्होंने क्या सेल टैक्स भरना है? वो तो उनके लिए तो ताजर दोस्त स्कीम भी आई हुई है, उसमें भी रजिस्ट्रेशन। ये ताजर दोस्त नहीं है, आप गलत नाम ले रहे हैं। ये ताजर दुश्मन स्कीम है। इसी के तहत तो फिक्स टैक्स 10,000 रुपया महाना, 10,000 रुपया महाना उसकी दुकान का किराया नहीं है, और उस पर 10,000 रुपया महाना लगा देंगे आप। तो ये भी कभी हुआ है, ऐसा कभी होता है। ये इंतहाई ज्यादती है, इसको फौरन वापस लिया जाए। मलिक उस्मान साहब से पूछेंगे, इस बजट में इंडस्ट्री पे, ट्रेडर्स पे, ताजरों पे टैक्स लगे हैं, और ख़ास पर स्टेशनरी पे टैक्स लगा है। जैसे खालिद परवेज़ साहब अभी फरमा रहे थे कि पूरी दुनिया में तालीम पे टैक्स नहीं लगते, हमारे यहाँ स्टेशनरी पे टैक्स लगा है, जो कि आम बच्चे के लिए तालीम हासिल करना बहुत पहले मुश्किल था, अब और ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसमें लॉर्ड चैम्बर और आपका जो चैम्बर का ग्रुप है ताजरों का, आपका क्या रद्द-ए-अमल है इसमें? शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो ये टैक्स लगा है, सेल्स टैक्स, हर मार्केट के अंदर जो बड़े साइज़ का काम करने वाले लोग होते हैं हर सेक्टर के, वो 10% होते हैं। उनके लिए तो सेल्स टैक्स को मैनेज करना और उसकी रिटर्न हर महीने भरना पॉसिबल है। जो 90% लोग होते हैं हर होलसेल की मार्केट के अंदर, आपने देखा कि उनका तो 2-2, 3-3 बंदों का टोटल स्टाफ होता है, और उनके वो हर महीने एक तो सेल्स टैक्स की रिटर्न भर नहीं सकते हैं, और ना उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इन्वेंट्री को भी डिटेल में रखें। उनकी इन्वेंट्री भी उनको ज़ुबानी याद होती है, कुछ सामने लगी होती है, कुछ स्टोर में होती है। वो 1-2 कापियाँ होती हैं, उस पर लिखा होता है। एक ही बिल बुक होती है माल देने वाली, और एक खाता होता है पैसे लेने वाला। जी जी। तो ये 2 बुकों के साथ एक दुकानदार होलसेल मार्केट का चल रहा होता है। इससे ज़्यादा वो कर भी नहीं सकता। और जब हम उसको बोलते हैं कि आप इसको हर महीने सेल्स टैक्स की रिटर्न भरें, तो वो हर महीने वकला को 2-4 हज़ार रुपया देगा, फिर रिटर्न भरवाएगा। उसके लिए ख़ुद तो पॉसिबल नहीं होता। और आपको पता है कि जो दुकानदार तबका हमारा है मार्केटों का, जो 90% लोग हैं, वो कितने को क्वालिफाइड हैं? जी, ज़ाहिर है वो अगर रिटर्न भरेगा तो उस रिटर्न का भरने के लिए जो 20-25 क्वेश्चन उसमें रिटर्न में दिए होते हैं, उनका वो जवाब देगा। वो वकील से वो अपने आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा, तभी वो देगा। वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट तो होता नहीं सर। जी जी। वो एक छोटा सा 10 पे 10 की 20 पे 20 की दुकान में बैठा वो होलसेल अपनी की मार्केट का बंदा होता है। रोजी रोटी कमा रहा होता है। बाज़ लोगों के पास तो एक दो तो मुलाजिम होते हैं और वो बड़े ट्रेड का काम कर रहे होते हैं। बेसिकली होता तो ये है कि माल आपने लेना है और माल बेचना है। ना तो वो इम्पोर्टर्स होते हैं, ना वो एक्सपोर्टर्स होते हैं, ना वो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। तो 90% जो मार्केटों में लोग बैठे हैं वो बड़े इंपोर्टर, 10% जो मैंने आपको फरमाया कि 10% लोगों से माल लेके आगे दे रहा, 10% तो सेल्स टैक्स दे रहा होता है। छोटे ताजर के ऊपर जो ये 17.5 या 17% सेल टैक्स लगा है, इसकी तो हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। छोटे ताजर को तो पहले ही आपको पता है मुल्क के जो हालात हैं पिछले 2 साल से 3 साल से, जिस तरीके से बिज़नेस नीचे जा रहा है, इंपोर्ट हमारी बहुत पीछे रह गई है, एक्सपोर्ट हमारी बहुत नीचे आ गई है। तो मुल्क की जो इंडस्ट्री है वो तो पहले ही कई बड़ी इंडस्ट्रियाँ स्क्रैप में बिक रही हैं। तो मैं समझता हूँ आज आके छोटा ताजर तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों की दाल रोटी कमा रहा है, उसके ऊपर भी एक ये एक्स्ट्रा बोझ डालना मुनासिब नहीं। इरशाद शेख साहब, जैसे उस्मान मलिक साहब कह रहे थे कि छोटे ताजरों तक आ गई है, जो गली मोहल्ले में स्टेशनरी रख के बैठे हुए हैं। एक दुकान होती है जो मोहल्ले में, उसमें डबल रोटी भी बेचता है, अंडे भी बेचता है, पेंसिलें, बॉल पेन, ये ऐसी चीज़ें भी बेचता है। और वो अब इसके लिए वो अपनी एक सेल्स टैक्स बनाएगा। दूसरा, ये एक सफ़ेद पोश जो तबका है वो पहले ही इंतहाई अपने बोझ के तहत दबा हुआ है। इस इक़दाम से क्या डिस्करेज नहीं होंगे, वो अपने बच्चे स्कूलों से उठाएंगे नहीं? सुबानी साहब, असल में ये टैक्स जो है ना ताजरों पे नहीं लगा हुआ, ये लगा बायर्स पे। ताजर इसका बोझ डालेगा बायर्स पे। ताजर की असल प्रॉब्लम 2 हैं यहाँ पे। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि वो टैक्स नेट में आएगा और उसके लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो इतना सिस्टम बनाए
जैसे उस्मान साहब ने कहा कि 2 आदमी 3 आदमी दुकान पे काम कर रहे होते हैं, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपना इतना मेंटेन रख सकें। दूसरी बात ये है कि जब वो सेल्स टैक्स शामिल करके कीमत बढ़ाएंगे, चीज़ों की कीमत बढ़ेगी, कापियों की कीमतें बढ़ेंगी, पेंसिलों की बढ़ेंगी, शार्पनर की बढ़ेगी, रोशनाई की कीमत बढ़ जाएगी, तो दूसरी जानब ये होना है कि जो बायर है उसकी परचेजिंग पावर कम होनी है, उसकी ख़रीदारी की कुव्वत कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। दुकानदार के लिए ये मसला पैदा हो जाएगा कि उसका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, फिर उसकी चीज़ें बिकने से रह जाएंगी। असल प्रॉब्लम ये आ रही है और कारोबार बंद होते चले जाएंगे। कारोबार तो ऑलरेडी बहुत स्लो डाउन की तरफ जा रहा है। वजह भी यही है ना कि आपका जो सैलरी पर्सन लोग हैं जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, उनकी डे टू डे परचेजिंग पावर कम हो रही है। जहाँ वो 2 चीज़ें खरीदते वो एक खरीद लें। यही बात कह रहे हैं कि जो बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं सर, उनकी ये प्रॉब्लम नहीं है। उनकी ये प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो लेकिन हम बात कर रहे हैं जो 70% हमारे मुल्क में सफ़ेद पोश तबका रहता है, जिनके बच्चे आम सरकारी स्कूलों में या किसी गली मोहल्ले के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, जो कि बड़ी मुश्किल से 1000-2000 फ़ीस अफोर्ड करते हैं। वो हर महीने 2000 रुपया स्टेशनरी का ख़र्चा इजाफी कैसे बर्दाश्त करेंगे? भाई यही प्रॉब्लम है ना कि जब वो स्टेशनरी का ख़र्चा नहीं बर्दाश्त करेंगे तो ख़रीदेंगे भी नहीं। जब ख़रीदेंगे नहीं तो आपके स्टेशनरी का कारोबार तो वैसे ही ख़त्म हो गया, और वो दुकानदार कहाँ से टैक्स देगा, कहाँ से कारोबार चलाएगा, और जो आपके बच्चे हैं उनके वालिदैन कैसे अफोर्ड करेंगे कि एक कापी जो इस वक्त उन्हें मिल रही है 60-70 रुपए में, वो 110-120 में कैसे लेंगे। अगर आप जेन्युइन कापी की बात करें, जो ठीक कापी है वो इस वक्त 200-250 से कम में नहीं मिल रही है जो पूरा साल चल सके। जो आप 60-70 की कापी लेते हैं वो तो 2 हफ्ते भी नहीं चल पाती है, 3 हफ्ते भी नहीं चल पाती, ख़त्म हो जाती है। उसके पेज आप देख लें कितने पेज होते हैं, फिर उसका कागज़ देखें कि उसका कागज़ कितना नाकस लगाते हैं। अच्छा कागज़ लगाएंगे, अच्छी कापी बनाएंगे, रेट बढ़ता चला जाएगा। मान मलिक साहब चेयरमैन नहीं, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं बिजनेसमैन ग्रुप के, पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप के, और जो कि लाहौर चैम्बर के इलेक्शन में आइंदा हिस्सा ले रहे हैं भरपूर तरीके से। अच्छा उस्मान मलिक साहब, मैं यही पूछना चाहूँगा, ताजिर दोस्त स्कीम जो गवर्नमेंट बड़े ज़ोर शोर से लाई है, इसमें अभी तक इनका टारगेट था 5 बड़े शहरों में कुछ 40 लाख ताजिर शामिल करने का, तो अभी तक मेरा ख्याल 1-1.5 लाख से ज़्यादा नहीं शामिल हो सके। तो ये स्कीम भी नाकामी की तरफ ही जा रही है। अक्सर ये ऐसी स्कीमें लाते हैं जो कि 3-4 साल बाद कोई स्कीम ले आते हैं ताजिर दोस्त, लेकिन अभी तक कोई कामयाब नहीं हो सकी। इसकी क्या यही वजह है कि ये ताजिरों को स्कीम बनाते वक्त शामिल नहीं करते? मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि बिल्कुल एक तो ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। अगर कोई पाकिस्तान के अंदर प्लान लेके आना है हमने, जिसमें हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया का, जिस तरह यूरोप का एक टैक्स का निज़ाम है, हमारे हमसाया मुल्क का टैक्स का निज़ाम हमारे से बहुत बेहतर है, जो हमसे बहुत पीछे थे। हमने इस चीज़ों को FBR को चाहिए कि पहले पूरे जितने अभी जो जूम पे मीटिंग्स कर रहे हैं उनकी बजाय ये पॉलिसी लाने से पहले जूम पे टोटल पाकिस्तान की मीटिंग्स कर लिया करें, और एक सबकी मुतफिका राय के साथ एक ऐसा पेपर, ऐसा टैक्स का निज़ाम लाएं जो सारों को काबिल कबूल हो। ताजर टैक्स, फिर मैं आपसे फरमाऊँ, देना चाहता है। ताजर टैक्स देगा तो मुल्क का दफा चलेगा, मुल्क का सरकार चलेगी, मुल्क का सेहत चलेगी, तालीम चलेगी, हर सेक्टर चलेगा, हर डिपार्टमेंट चलेगा। बट सारे का सारा बोझ सबसे पहले हम छोटे ताजर पे डालते हैं। सबसे पहले हम बोझ स्टार्ट करते हैं जो पहले 1-2 एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहा है, जिसके पास 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं, वो तो सेल टैक्स पूरी बुक्स हैं, उनके पास तो पूरे एक फ्लोर पे अकाउंटेंट बैठे होते हैं, वो तो ऑलरेडी दे रहे होते हैं, इंडस्ट्री वाले लोग जो सारे हैं। मलिक साहब की बात बजा है, और वो बहुत शोर मचता था कि ऐसे लोगों को टैक्स नेट में लाएं जो ऑलरेडी टैक्स में नहीं है। वो IMF कहता है आप अपना टैक्स नेट ब्रॉड बेस करें, तो ले दे के उनकी नज़र उन दुकानदारों पे पड़ती है जो ऑलरेडी टैक्स नेट में नहीं है। अच्छा, वो ये नहीं देखते वो क्यों नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है। जो एक छोटा दुकानदार है तो उसकी कैपेसिटी नहीं है। जो एक अच्छे साइज़ का दुकानदार है आप उसको लेके आएँ।
फिर और बहुत सारे आपके एरियाज़ हैं जो टैक्स नेट में नहीं है, जो एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं जो टैक्स नेट में नहीं है। मेरा ख्याल है पोल्ट्री बिजनेस भी नहीं है। जी मैं कर्ज करूँ, ये अब आप तो छोड़ ही दें कि कोई टैक्स में नहीं है, हर बंदा ही सुबानी साहब टैक्स के अंदर है इस मुल्क में। लेकिन जो आपने बात की कि IMF कहता है कि तादाद बढ़ाएं, तो तादाद बढ़ाने के लिहाज से अब बताएं कि लाहौर ने फिर भी टॉप किया। ये नए टैक्स जो एंट्रीज़ हुई हैं, लाहौर पूरे पाकिस्तान में फिर भी इससे ऊपर था। अभी लास्ट अब चेक करें डाटा, जो ताजिर दोस्त हाँ जी, जिसमें नहीं नए टैक्स जो टैक्स में नहीं थे उनको अच्छा, टैक्स नए नेट में हम टैक्स ले पे गए जी। उसमें लाहौर ने सबसे ज़्यादा लाहौर से रजिस्टर्ड लोग नए हुए। लेकिन ये बिल्कुल आटे में नमक के बराबर तादाद है पाकिस्तान के अंदर। हम समझते हैं कि इससे 5 गुना ज़्यादा भी टैक्स में नेट में लोगों को लाने की ज़रूरत है। जब वो टैक्स नेट में आएंगे, साल के बाद अपनी इनकम से रिटर्न देंगे। जिस तरह के इकॉनमी के हालात हैं, आप समझते हैं कि लोगों की इनकमें बढ़ी, आप समझते हैं कि टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हो में तो नीचे गई। किसी पाकिस्तान का कोई बंदा ऐसा मैं नहीं समझता कि लोग अपने कारोबारी लोग सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। इतने तो बुरे हालात पिछले 2 दहाइयों में नहीं हुए। मुशर्रफ साहब के दौर में बिज़नेस टॉप पे था, पाकिस्तान के अंदर पैसा आ रहा था, हर चीज़ वो खुशहाली का एक टाइम था। उसके बाद तो मैं नहीं समझता कि बिज़नेस कम्युनिटी या ट्रेड के बंदे ने बहुत ज़्यादा खुशहाली देखी हो, लेकिन लोगों का कारोबार चल रहा था, रुक नहीं गया था। अब लोग सर अपनी कैपिटल खा रहे हैं, अपनी रास को खा रहे हैं। दुकानदार, इंडस्ट्री वाला जो वो कहता है चलें कोई बात नहीं, 20 साल में जितना कमाया 2 साल नहीं काम चल रहा, अल्लाह की रज़ा है, लोग खुद से भी खा रहे हैं पैसे, अपना कैपिटल खा रहे हैं, अपनी दुकानों के माल खा रहे हैं, लेकिन सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन कितनी देर करेंगे? वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो कितनी देर करेंगे? 1.5, 2, 2.5 साल से तो ये हो रहा है। मलिक साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इरशाद शेख साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मलिक साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने बड़ी मसरूफियत से टाइम निकाला। आजकल कैंपेन के दिन है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।